आप सभी को नमस्कार। सच्ची मुठभेड़ के इस मंच पर मैं सुदर्शन श्रेष्ठ शिमला से आप सबका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक कविता की पुस्तक पर कुछ चर्चा की जाएगी। इस काव्य संकलन का नाम है चेहरों की किताब। चेहरों की किताब नाम से ये संकलन डॉक्टर अनीता शर्मा द्वारा लिखा गया है, जो हाल ही में प्रकाशन संस्थान गाजियाबाद से प्रकाशित हुआ है। इसमें 207 पृष्ठ हैं और 6 खंडों में विभाजित इस संकलन में कुल 114 कविताएं हैं। यानी इतनी ज़्यादा कविताएं इस संकलन में हैं जो कवि की पूरी जीवन यात्रा को कविता के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है और किस तरह कविता लिखने के माध्यम से कवि ने इस विधा को अपनाया और कैसे कैसे इसमें विकास हुआ, किस तरह परिपक्वता भी आती गई, ये भी इस संकलन से दृष्टिगोचर होता है। डॉक्टर अनीता शर्मा जिला बिलासपुर में भाषा एवं संस्कृति विभाग में भाषा अधिकारी के पद पर बहुत समय तक कार्य करती रही। अब ये सेवा निवृत्त हो चुकी है। इससे पूर्व इन्होंने चंडीगढ़ आकाशवाणी से भी उद्घोषक और अनुवादक का काम किया। इनकी कविताएं और लेख आदि विविध पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। एक बिलासपुर की संस्कृति एवं संस्कार गीत नाम से एक शोध पुस्तक भी लिखी है। इस संकलन को आराधना, उद्बोधन, सामाजिकता, प्रकृति, उच्छ्वास, जीवन और जिंदगी खंडों में बांटा गया है, जिससे कविता के कई रंगों और कवि के इस विधा में एक क्रमिक विकास को भी दिखाया गया है। कविता लिखने में विचार और भावों का जिस तरह से परिवर्तन आता गया और उनकी कविता में भी ये परिवर्तन देखा जाता गया, वह इन कविताओं से गुजरने पर सहज ही पता चल जाता है। पहले खंड आराधना में ईश्वर वंदना, भक्ति और देवत्व संबंधी कुछ अवधारणाएं नजर आती है। इस खंड में कवि ने कविता के माध्यम से अपने इष्ट देव के प्रति एक समर्पण भाव भी दिखलाया है। दूसरा खंड है उद्बोधन नाम से, जो समाज के प्रति दृष्टिकोण और समाज में हो रहे परिवर्तन के बोध का द्योतक है। जैसे कवि ने लिखा है, परिवर्तन का ज्वार है खड़ा बाहर, हम भयभीत कर बंद द्वार, ढह रहे ढांचों को पकड़। इसी खंड में जो इस संकलन की शीर्षक कविता है चेहरों की किताब, वह भी है, जिसमें लिखा है, आओ किताब पढ़े आईने के आगे बैठकर, अपने चेहरे से अपने ही जीवन की किताब पढ़ें। छोटी उम्र में ही तुम कैसे हो गए इतने शातिर, और बुढ़ापे तक तुम कैसे रह गए इतने भोले, कि चेहरे पर उभर आए तुम्हारे भाव, और तुमने कैसे बनाया भाव शून्य चेहरा। अगला खंड है सामाजिकता, जिसमें आज के समाज, इसकी कुरूपता, इसमें हर स्तर पर लड़े जा रहे युद्ध, समाज में व्याप्त विसंगतियाँ, चिकनी मिट्टी सा बनता मानव, नारी की दुर्दशा और बार बार अग्नि परीक्षा देती नारी आदि का वर्णन किया गया है। समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, विडंबनाएं जब सामने आती है तो ये कविता के माध्यम से प्रकट होती है। ये कैसा हुआ समाज, धृतराष्ट्रों की बाढ़
गांधारियों की भरमार, मात्र कुछ है विदुर, वे भी हैं चुपचाप। ये कैसा हुआ समाज, धृतराष्ट्रों की बाढ़, गांधारियों की भरमार, मात्र कुछ है विदुर, वे भी है चुपचाप। इस खंड में कवि की जो वास्तविक कविता है या उसके जो अंदरूनी भाव है वे सामने आते हैं, जिनमें कवि का सोच है, समाज के प्रति विद्रोह है और एक युद्ध के रूप में अपने जीवन को लेकर समाज में रह रहा कवि किस तरह महसूस करता है, वह युद्ध जारी रहे कविता में दृष्टिगोचर होता है। निरंतर युद्ध जारी रहे, विजय युद्ध जारी रहे, एकता युद्ध जारी रहे। एक और कविता, मिट्टी के अब चिकनी मिट्टी के जमे हुए तोंदे, ऊपर से गीले अंदर से रुक्ष, निगल चुके हैं सारा शहर। इस खंड की शिला, प्रेत, अग्नि परीक्षा जैसी कविताएं अच्छी कविताओं की श्रेणी में रखी जा सकती हैं। अग्नि परीक्षा कविता का एक उदाहरण प्रस्तुत है। जारी है अग्नि परीक्षा, आँखुआते डालों के आगे। जारी है अग्नि परीक्षा, आँखुआते डालों के आगे, ठूंठ पेड़ों को देनी है अग्नि परीक्षा। नए अधिकारियों के आगे, ईमानदार बुजुर्ग होते अधिकारियों को देनी है अग्नि परीक्षा। गुणी सास की बहू के आगे, बूढ़े बाप की बेटों के आगे, पत्नी की पति के सामने, माँ की बच्चों के आगे जारी है अग्नि परीक्षा। एक और कविता है फेसबुक पर। फेसबुक पर बतियाते हैं अपनी शान दिखाते हैं, फेसबुक पर बतियाते हैं अपनी शान दिखाते हैं, सामने मिल जाएं तो नजरें चुराते हैं। मौसम के आने से पहले कुछ भी नहीं होता, ना प्रकृति में, ना मनुष्य का समय आने से पहले कुछ हो पाता है। इस का भाव अंतर कविता में दिया गया है, जिसका एक कुछ पंक्तियां ऐसी हैं। मैं गुलमोहर का वृक्ष, रूखा सूखा तना, खिलूंगा हरा लाल गुलनारी, पर केवल मौसम आने पर। मैं गुलमोहर का वृक्ष, सूखा रूखा तना, खिलूंगा हरा लाल गुलनारी, पर केवल मौसम आने पर। हिमाचल जैसे सुंदर भूभाग का कवि प्रकृति पर कुछ ना लिखे, ये संभव नहीं है। अतः इस संकलन में भी एक पूरा भाग प्रकृति को दिया गया है, जिसमें कवि ज़्यादा मुखर, ज़्यादा कोमल हुआ है। इस खंड में शाम, चांद, चिड़िया, बसंत, गांव आदि पर सुंदर कविताएं हैं। संध्या का एक चित्र देखें। संध्या के धुंधले पृष्ठों पर फैल गई रंगों की माला, किसकी कूची में बल इतना, बिखरा दी विशाल पटल पर, ये कैसे चित्रों की धारा। संध्या के धुंधले पृष्ठों पर फैल गई रंगों की माला, किसकी कूची में बल इतना, बिखरा दी विशाल पटल पर, ये किसे चित्रों की धारा। चांद कविता का की दो पंक्तियां। गांव का शर्मीला चांद मुझे देख छुप गया, गांव का शर्मीला चांद मुझे देख छुप गया बादलों की ओट में। वसंत के महीने में पीली सरसों, दृष्टिबंद सौंदर्य के बीच चिड़िया और जमीन हंसती है जैसी मारक कविताएं भी इस संग्रह में मिलती हैं। जमीन हंसती में पृथ्वी की सहनशीलता पर ये पंक्तियां देखिए। बारिश हो न हो, चाहे पड़े कड़कती ठंड, नहीं है जमीन को कोई भी शिकायत। बारिश हो न हो, चाहे पड़े कड़कती ठंड, नहीं है जमीन को कोई भी शिकायत। उच्छ्वास खंड में कविताओं में माता पिता को लेकर कुछ अच्छी कविताएं दी गई हैं, जिनमें मानवीय संबंधों की खोज भी की गई है। माँ की हड़बड़ाहट पर अब हम डांटते उन्हें, हमारी माँ बच्ची और हम माँ बन गए हैं। माँ की हड़बड़ाहट पर अब हम डांटते हैं उन्हें, हमारी माँ बच्ची और हम बन गए हैं। इस खंड में मृत्यु, शोक जैसी
और कविताएं भी हैं जो मानवीय संबंधों और आपसी पारिवारिक रिश्तों को लेकर कही गई हैं। इस संकल्प का अंतिम खंड है जीवन और जिंदगी, जिसमें एक पूरा जीवन बीत जाने पर एक चिंतक भाव से जो मनुष्य सोचता है उस पर कविताएं कही गई हैं। एक कविता है अंतिम प्रहर, जिसमें लिखा है, अंतिम प्रहर के सोनेपन से आज जब ध्वनि गूंजी, मेरी जिंदगी भी क्या हुई, हल्कापन से दिया दिलासा, फर्ज तो पूरे किए हैं आपने। अंतिम प्रहर के सोनेपन से आज जब यह ध्वनि गूंजी, मेरी जिंदगी भी क्या हुई, हल्केपन से दिया दिलासा, फर्ज तो पूरे किए हैं आपने। मन की विभिन्न अवस्थाएं, अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह जैसे आत्म मंथन इन कविताओं में दिए गए हैं। नदी और पेड़ में कवि ने नदी की एक अलग ही परिभाषा दी है। मुझे नहीं बनना है नदी, नदी से आती है बाढ़, मुझे नहीं बनना है नदी, नदी से आती है बाढ़, और तैरते हैं मृतक पशु, नदी में उठते हैं तूफान, और विलीन हो जाता है पूर्ण अस्तित्व। इसी खंड में कुछ कविताएं बरसात और हिमालय पर भी हैं। पतझड़ की मार खाई प्रत्येक बांझ हुए वृक्ष की हर एक हरियाली, पतझड़ की मार खाई प्रत्येक बांझ हुए वृक्ष की हर एक हरियाली, जो वसंत में भी ना लहराई, बरसाती मौसम में वह भी खिलकर हरी आई हर्ष आई। इस प्रकार इस संग्रह में मानव मन की तमाम भावनाओं, शंकाओं, प्रश्नों, जीवन बीत जाने पर उठे गए मन में कई प्रश्नों का ब्यौरा दिया गया है, जिसमें कभी मनुष्य अवसाद में डूब जाता है, कभी दार्शनिक हो उठता है। क्योंकि विविध विषयों पर कविताओं की संख्या बहुत अधिक है, अतः इसमें भाव के रूप में और भाव के अनुरूप भाषा के चयन पर भी ध्यान दिया गया है और हर खंड की कविताएं उसकी भाव भूमि के अनुरूप भाषा के शिल्प से बुनी गई हैं। इन कविताओं के माध्यम से एक कवि के जीवन की पूरी यात्रा का बोध तो होता ही है। उसने कविता के रूप में किस तरह अपने को विकसित किया, इसका भी हमें ज्ञान होता है। निश्चित ही इस तरह के संग्रह अपने लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हिंदी साहित्य या कविता के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो एक कवि के संपूर्ण जीवन को लेकर, उसकी पूरी व्यथा कथा, उसके पूरे अनुभवों को लेकर लिखे जाते हैं। और इतनी ज़्यादा कविताएं प्रायः हमें काव्य संकलन में देखने को नहीं मिलती, लेकिन कवि के पूर्ण जीवन और काव्य के प्रति पूर्ण समर्पण और उसके प्रति निष्ठा भाव का एक जो चिन्ह है वो इन कविताओं में हमें देखने को मिलता है। और निश्चित ही ये हमारी काव्य जगत को एक नई दिशा और सोच देंगी और इन कविताओं के माध्यम से हमें और नए कवियों को भी कुछ ना कुछ लिखने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।